हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की अगर हिंदी की बात कर ली जाए पहले, तो भयावह हिंदी इसकी होगी समावयवता। देखिए, बहुत ही अच्छी हिंदी है इसकी, समावयवता। अब समावयवता क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं, कहाँ पर यूज की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे और ये क्यों आवश्यक है, ये सब जानना हमारे लिए आवश्यक है। और ये टॉपिक भी अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी समझ रखनी है, उनके क्रियाओं के बारे में, जो यौगिक है उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जानने के लिए, तो हमको आइसोमेरिज्म पर एक अच्छी खासी कमांड करनी होगी और उसके बारे में बहुत अच्छा जानना होगा। आइसोमेरिज्म को हिंदी में समावयवता बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हमको खास ख्याल करना होगा। तो एक्चुअल आइसोमेरिज्म क्या है, इसकी परिभाषा जानने से पहले एक छोटा सा हम लोग उदाहरण देखेंगे, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपके सामने एक यौगिक का सूत्र लिख दिया जाए C2H6O। आपके सामने एक यौगिक का सूत्र लिख दिया गया C2H6O। अगर अब इस यौगिक को हम लिखने की कोशिश करें तो हम ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। अब देखो क्या बन गया, हमारे पास एथिल अल्कोहल बन गया। क्या ये है? एथिल अल्कोहल है। क्लियर? C2H6O को अगर हम देखें तो हम ये भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, और ये क्या है हमारे पास? एथिल अल्कोहल है। अब जरा अगर आप गौर से देखें तो हम इसी C2H6O को कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो क्या है? CH3O इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? CH3CO CH3। अब अगर इस यौगिक को देखें तो इस यौगिक का क्या नाम हो जाएगा? इधर भी मेथिल लगा, उधर भी मेथिल लगा, और ये ईथर का ग्रुप है, तो इसको क्या बोला जाएगा? मेथिल दोनों तरफ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। ये क्या हो जाएगा? डाई मेथिल ईथर। अब आप दोनों यौगिकों को देख लीजिए। यौगिक का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात की जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है? सेम है, लेकिन देखा जाए यौगिक तो अलग अलग आ गए, एक तो ईथर बन गया और एक तो अल्कोहल बन गया। तो यहाँ तो सारी चीजें एकदम से ही बदल गई। अब देखा जाए इन दोनों में फर्क बहुत बड़ा अंतर है। अगर देखा जाए अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक प्रकार का लिक्विड है। अल्कोहल क्या है? एक प्रकार का लिक्विड है। और डाईमेथिल ईथर क्या है? एक प्रकार की गैस है। अल्कोहल एक प्रकार का लिक्विड है और डाईमेथिल ईथर क्या है? एक प्रकार की गैस है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात कर ली जाए तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 351 केल्विन होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कितना होगा? 249 केल्विन होगा। मतलब इनका क्वथनांक, अल्कोहल का क्वथनांक बिंदु 351 केल्विन तथा डाई मेथिल ईथर का क्वथनांक बिंदु जो होगा 249 केल्विन। और अगर हम आगे देखने की कोशिश करें तो देखें, जो एथिल अल्कोहल होता है ये सोडियम धातु से अपक्रिया कर जाता है। एथिल अल्कोहल जो होता है वो सोडियम धातु से अपक्रिया कर जाएगा, और ये डाई मेथिल ईथर जो है ये सोडियम धातु से अपक्रिया नहीं करेगा। बात आप समझ पा रहे होंगे। और अगर हम ऐसी ही प्रॉपर्टीज की बात करें, तो एक प्रॉपर्टीज और याद आ रही है। अगर ये HI से अपक्रिया करें, HI से अपक्रिया ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा, अल्कोहल भी करेगा और डाई मेथिल ईथर भी करेगा, लेकिन अल्कोहल HI से अपक्रिया करने पर एथिल आयोडाइड देगा, जबकि डाई मेथिल ईथर HI से अपक्रिया करने पर, हाइड्रोजन आयोडाइड से अपक्रिया करने पर क्या देगा? मेथिल आयोडाइड देगा। क्या देगा? मेथिल आयोडाइड। और वहीं पर एथिल अल्कोहल क्या देगा? एथिल आयोडाइड देगा।
तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इनको अगर लिखने का क्रम थोड़ा बदल दिया जाए, इसको अगर इस तरीके से लिख दिया जाए CH3CH2OH, तो ये एल्कोहल हो जाएगा, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। और इसका अगर थोड़ा बदल कर लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, डाइमेथिल ईथर हो जाएगा। क्लियर। और इनके गुणों में देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है, ये लिक्विड है वो गैस है, इसका क्वथनांक 351, उसका 249 है। और ये सोडियम के साथ अपक्रिया एल्कोहल कर जाएगा और डाइमेथिल ईथर सोडियम के साथ अपक्रिया नहीं करेगा अपक्रिया। और जबकि ये HI के साथ एल्कोहल जब HI के साथ अपक्रिया करेगा तो एथिल आयोडाइड बनाएगा, और वहीं पर डाइमेथिल ईथर अगर HI के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मेथिल आयोडाइड बनाएगा। तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितना बड़ा अंतर है, सिर्फ इस बात से कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बस उसको लिखने का थोड़ा नजरिया बदल दिया गया, थोड़े से ही शब्दों को, जो तत्व हैं उनको इधर से उधर कर दिया गया, तो यौगिक जो हैं, यौगिकों के गुणों के एकदम से परिवर्तन आ गया, सब कुछ एकदम से बदल गया। क्लियर। तो अब ये जो ऐसा हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसी गुण को समझ लो एक तरीके से क्या मेजर किया जाता है, समयावयवता में आइसोमेरिज्म में इन्हीं गुणों को अध्ययन किया जाता है। या यूँ समझ लो कि इनके गुणों में जो भिन्नता आ रही है वो समयावयवता के कारण अर्थात आइसोमेरिज्म के कारण इनमें ये गुणों में अंतर आ रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि समयावयवता कुछ और नहीं होता है कि किसी यौगिक का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, कोई आपके पास यौगिक है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन अगर उनको अलग अलग तत्वों के साथ अगर उनको अलग अलग तरीके से लिख दिया जाए तो उनके रासायनिक गुणों अथवा भौतिक गुणों में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज के कारण होता है, ये किस गुण के कारण होता है, ये समयावयवता के कारण होता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इस एग्जाम्पल से हम समयावयवता की परिभाषा की बात की जाए, इन्हीं प्रॉपर्टीज के अध्ययन से अगर हम समयावयवता को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम क्या परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि समयावयवता में किसी यौगिक का मॉलिक्यूलर फार्मूला अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन उसके भौतिक गुण अथवा रासायनिक गुण क्या हो, अलग अलग हो। तो हम समयावयवता की परिभाषा क्या समझ पाए कि कोई दो यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, कोई दो यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन उनके रासायनिक गुण अथवा भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाए, वो किस कारण होता है, समयावयवता के कारण होता है। या यूँ समझ लो, समयावयवता को दूसरी तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, समयावयवता कार्बनिक यौगिक, आइसोमेरिज्म कार्बनिक यौगिकों का वह गुण है, आइसोमेरिज्म कार्बनिक यौगिकों का वह गुण है जिनके दो यौगिकों के अणुसूत्र समान होने के बावजूद उनके रासायनिक गुण तथा भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अगर इसको परिभाषित करने की कोशिश करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different in chemical or physical प्रॉपर्टीज। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। समयावयवता क्या होता है कि दो यौगिक होंगे, उनका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन उनके भौतिक गुण अथवा रासायनिक गुणों में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती होगी। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था ये वाला कि यहाँ पर हमारे पास एक यौगिक था C2H6O और एक एथिल अल्कोहल हो गया और एक डाइमेथिल ईथर हो गया। और यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो बेसिकली यही है, बस लेकिन अलग अलग तरीके से लिख दिया गया है, तो उनके रासायनिक गुणों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इनके ये दोनों किस कारण हो रहे हैं, ड्यू टू आइसोमेरिज्म, ड्यू टू आइसोमेरिज्म। अगर इसमें इतना बड़ा डिफरेंस पाया जा रहा है तो समयावयवता के कारण पाया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब समयावयवता के कितने प्रकार होते हैं उन सभी को हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। बेसिकली आइसोमेरिज्म जो होगी वो दो प्रकार की होगी, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगी और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगी।
देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब हुआ कि कोई हमारे पास यौगिक होगा तो देखेंगे उसके कितने अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मतलब उसके स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे कि कितने प्रकार की समव्यवस्था पाई जाएगी। और स्टीरियो आइसोमरिज्म में हम लोग देखेंगे कि वो किस प्लेन में है, मतलब उसके तल के अकॉर्डिंग उसकी समव्यवस्था डिसाइड की जाएगी कि उसमें उसके प्लेन में कोई कंपाउंड, सारे कंपाउंड एक ही प्लेन में हैं या अलग अलग प्लेन में। प्लेन का मतलब तल, यहाँ प्लेन का मतलब एरोप्लेन कतई नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा उसको भी फर्दर कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा वो चेन आइसोमरिज्म में डिवाइड किया गया है। चेन आइसोमरिज्म में पोजीशन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म। क्लियर? चेन आइसोमरिज्म में ये देखा जाएगा कि कोई हमारे पास यौगिक है, उसके मेन चेन में कितने कार्बन हैं, संख्या बराबर है, कम ज़्यादा है, ऐसे कुछ मिलाया जाएगा। फिर पोजीशन आइसोमरिज्म में देखा जाएगा कि जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ था उसकी पोजीशन बदली जा रही है या नहीं बदली जा रही, बदल रही कि नहीं बदल रही है। और रिंग चेन आइसोमरिज्म इन दोनों आइसोमरिज्म का कॉम्बाइन होगा। और फंक्शनल आइसोमरिज्म में देखा जाएगा कि फंक्शनल ग्रुप बदलेगा या नहीं बदलेगा। जैसे अभी हमने जो पिछला एग्जांपल देखा था वहाँ पर क्या हो रहा था, फंक्शनल ग्रुप ही तो बदल रहा था, एक अल्कोहल ग्रुप का था दूसरा ईथर ग्रुप का था। वहाँ पे जो आइसोमरिज्म पाई जा रही थी वो इसी कैटेगरी की पाई जा रही थी, फंक्शनल आइसोमरिज्म। फिर मेटामरिज्म होगा और टॉटोमरिज्म होगा। इन सभी आइसोमरिज्म को हम लोग हर एक सेपरेट वीडियो में, इंडिविजुअल वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ समझते हुए आगे चलेंगे। और उसका अगला पार्ट क्या होगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म को भी दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म होगा और दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म होगा। और कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा और दूसरा क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये जो इतना पार्ट है आपका, ये ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके अपने पार्ट होते हैं, या समझ लीजिए कि तत्वों का जो यौगिक होगा उसका रोटेशन अगर आपको समझना है कि रोटेट करेगा। और रेसमिक मिक्सचर के बारे में बात की जाए कि इन्वर्जन बनेगा कि रिटेंशन होगा, इन सब चीज़ों का आप यहाँ से अध्ययन अच्छे से कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वीडियोस की लेंथ जो है लंबी ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी आइसोमरिज्म के जितने भी पार्ट हैं हर एक पार्ट का हम इंडिविजुअल वीडियो लेकर आएंगे। मतलब एक वीडियो में हम सिर्फ एक आइसोमरिज्म की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमको कराते चलेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम आपको कराते हुए चलेंगे। तो एक आइसोमरिज्म की नई सीरीज आपके लिए लॉन्च की जाएगी जल्दी ही, और उसका वीडियो रेगुलरली अपडेट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आइसोमरिज्म का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, और आगे के वीडियोस ऐसे ही आइसोमरिज्म से रिलेटेड सारे अपडेट किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में चेन आइसोमरिज्म के साथ।